अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके साथ फार्माकोलॉजी में डिस्कस करना है ऑटोकॉइड। ऑटोकॉइड में हमारे पास दो तरह के हार्मोन आ जाते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इन्हें ऑटोकॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिन टिश्यू से प्रोड्यूस होते हैं लोकली उन्हीं के लेवल पे एक्ट करते हैं। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो मैं साथ साथ लिखूंगी नहीं, बल्कि मेरे पास लिखा हुआ कंटेंट है और वहीं से आपको एक्सप्लेन करूंगी और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ना आया तो आप लोग मुझे फिर मैसेज करके बता सकते हो। अगर हम बात करें हिस्टामिन की, तो हिस्टामिन एक केमिकल मैसेंजर है। मोस्टली ये जनरेट होता है कहाँ पे? मास सेल्स में, ठीक है। और जनरेट होने के बाद जब ये मास सेल से रिलीज होता है तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट को कॉज करता है, जैसे कि ये एलर्जिक रिएक्शन को फर्दर वर्सन कर देता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को इनिशिएट करने में और वर्सन करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा पैराइटल सेल के ऊपर हिस्टामिनिक रिसेप्टर हैं, वहाँ पे ये हिस्टामिन जाके लगता है और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इन्हेंस करता है। सो इसके इफेक्ट जो सेलुलर रिस्पॉन्सेज इसने मीडिएट करने हैं उसमें एलर्जिक रिएक्शन आता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आता है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन इन्हेंस करता है और ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी एक्ट करता है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जिन्हें हम यूज़ करके हिस्टामिन को ब्लॉक करेंगे, हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक करेंगे, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस है। और ये हमें इसके इफेक्ट से ही समझ आ रही है कि ये क्या कॉज करता है? एलर्जी कॉज करता है। सो एलर्जिक पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं? एंटी हिस्टामिनिक देंगे और उसकी एलर्जी जो है वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। इसी तरह इन्फ्लेमेशन अगर है तो एंटी हिस्टामिन दे के हम इन्फ्लेमेशन को ट्रीट कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन इसकी ये है कि ये तकरीबन तमाम टिश्यूज़ के अंदर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है ये लंग में, टिश्यू स्किन में, ब्लड वेसल और जीआईटी में। मैस्ट सेल और बेसोफिल के अंदर ये कंसंट्रेटेड होता है और विनोम का भी ये कंपोनेंट है। इसकी सिक्रेशन इंसेक्ट स्टिंग्स वगैरह से भी होती है। अब बात करें अगर इसकी सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस इसकी इस तरह से होती है कि हिस्टिडीन के ऊपर हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एक्ट करता है और हिस्टामिन बन जाता है और बनने के बाद ये वेजिकल में स्टोर होता है। अगर ये वेजिकल में स्टोर नहीं होगा तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये वेजिकल में स्टोर हो गया, पता नहीं यार, कोई सांस का इशू हुआ है शायद आजकल मुझे। अच्छा, ये वेजिकल के अंदर स्टोर हो गया और वेजिकल के अंदर जब ये स्टोर हो गया तो इसने अब रिलीज़ कब होना है? जब एक स्टिमुलस आएगा। अब स्टिमुलस क्या हो सकता है इसकी रिलीज़ होने के लिए? कोई भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है सेल की, कोल्ड की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, विनोम की वजह से, स्पाइडर की वजह से या ट्रोमा की वजह से। एलर्जिक या एनाफाइलेक्सिस जो हैं वो इसके रिलीज़ को फर्दर इन्हेंस कर देती हैं। इसका एक्शन क्या है? ये जाके हिस्टामिनिक रिसेप्टर पर बाइंड करता है। हिस्टामिनिक रिसेप्टर आगे से 5 तरह के हैं, H1, H2, H3, H4 और H5। H1 और 2 ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थेराप्यूटिकली भी जो ड्रग्स हमने देनी है वो इन्हीं को जाके ब्लॉक करती हैं। अब नॉर्मली अगर बात करें कि H1 रिसेप्टर करते क्या हैं, तो H1 रिसेप्टर के ऊपर जब हिस्टामिन आके लगता है तो ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करते हैं। याद रखना, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकर देंगे हम एस्थमेटिक पेशेंट में और ब्रोंको डायलेशन प्रोड्यूस कराएंगे हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करके। दूसरी बात है कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ा के वेजो डायलेशन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है जो वेजल्स को डायलेट करता है और इन्फ्लेमेशन को भी रिस्पॉन्ड करता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की प्रोडक्शन को इन्हेंस करके भी इन्फ्लेमेशन करता है। पैथोलॉजिकली बात करें कि किन किन कंडीशंस में ये इन्वॉल्व हो सकता है, ये एसोसिएटेड होता है, तो ये इन्वॉल्व होता है, एसोसिएटेड होता है एलर्जी राइनाइटिस के साथ, एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ, कंजक्टिवाइटिस के साथ, यूट्रिक एरिया के साथ, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ये करता है और यूँ अस्थमेटिक पेशेंट में ये इंपॉर्टेंट है। और एनाफाइलेक्सिस दम घुटने में भी इसका रोल होता है। हिस्टामिन अगर H2 रिसेप्टर पे जाके लगेगा तो H2 रिसेप्टर स्टमक में पाए जाते हैं, पैराइटल सेल्स को जाके स्टिमुलेट करेगा और पैराइटल सेल्स क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे? एसिड की सिक्रीशन। अगर कहीं पे एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही हो तो हम क्या कर सकते हैं? H2 ब्लॉकर देके एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट कर सकते हैं और यूँ हम अल्सर्स को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूँ इनकी थेराप्यूटिक रोल है कि इसको एलर्जी को इनहिबिट करने के लिए या गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें एंटी H1 की, हमने दो ही पढ़नी है, एंटी H1 और एंटी H2। अगर एंटी H1 की बात करें तो ये क्या करती हैं? ये जाके H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। इन ड्रग का हिस्टामिन के रिलीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस ये हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी ताकि हिस्टामिन वहाँ लगे ना और उसके इफ़ेक्ट्स ना आए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंटी हिस्टामिनिक हैं जिन्होंने H1 के लिए जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करना है, इनको हमने दो जनरेशन्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होती हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक और दूसरी क्या होती हैं? सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक। जो फर्स्ट वाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं, इनएक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन उनका नुकसान ये है कि ये CNS को पेनिट्रेट करती हैं, सेडेशन करती हैं और बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट करती हैं। इसलिए हम सेकेंड जनरेशन को प्रेफर करते हैं जो पेरीफ्री के लिए स्पेसिफिक हैं, पोलर होती हैं, CNS को क्रॉस नहीं करती और यूँ सेडेशन या CNS
सिकनेस रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं करती। अब जब हमने ये फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन देने हैं तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ऑलरेडी आपको बताया कि ये हिस्टामीन की फॉर्मेशन या रिलीज़ के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ना सिर्फ ये वाली ड्रग जो हैं ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, साथ ही साथ ये अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं और कोलिनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसके लिए एक टेबल बना हुआ लिप्टन कॉर्ड के अंदर के जो एंटी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं ये कौन कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं और उन रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से क्या इफेक्ट्स आएंगे। सो मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना देख लो कि ये वाली जो ड्रग्स हैं ना सिर्फ ये H1 के लिए स्पेसिफिक हैं बल्कि ये बहुत सारे अदर रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जो क्रिप्टोहेप्टेडीन है ये सिर्फ हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं है बल्कि उसके साथ साथ सेरोटोनिन को भी ब्लॉक कर देता है और एपेटाइट को इन्हेंस कर देता है। इसी तरह एजिलेस्टीन और काइटोटाइफिन ये ना सिर्फ हिस्टामीन को ब्लॉक करती हैं बल्कि साथ ही साथ इनका मैस्ट सेल स्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी है। अब थेराप्यूटिक यूजेस की बात करेंगे तो anti-H1 को यूज़ कर सकते हैं एलर्जिक या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, उसको कम करने में हेल्प करेगा। मोशन सिकनेस में हम यूज़ करते हैं, वॉमिटिंग को ये प्रिवेंट करती हैं, सो इनका एंटी एमेटिक इफेक्ट भी है। नोजिया और इंसोम्निया में क्या होता है, नींद नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम ये देते हैं तो ये CNS को जाके डिप्रेस कर देती हैं और डिप्रेशन से क्या होती है, नींद आ जाती है। ठीक है, सो पहली बात है कि एलर्जिक रिएक्शन में ये यूज़ होती हैं। ठीक है, उस एलर्जिक में जो IgE मेडिएटेड होती है सो उस एलर्जिक रिएक्शंस में ये यूज़फुल होती हैं। ओरल हिस्टामीन भी दे सकते हैं और ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस में भी ये मौजूद हैं। अगर हम ओरल एंटी हिस्टामीन देंगे तो ये क्या कहाँ पे यूज़ होती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में और यूट्रिक एरिया में, जबकि इसकी जो ऑप्थेल्मिक वाली फॉर्मेशन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं एस्थमा में। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं ये एस्थमा में क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी बात कर दी कि ये क्या कॉज कर सकती हैं। हिस्टामिनिक जो हैं ये बीटा को भी ब्लॉक करती हैं, सो ये बीटा 2 को अगर ब्लॉक कर देंगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत एक्सेसिव ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और पेशेंट की डेथ हो जाती है। सो एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मोशन सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग को या वर्टिगो को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी हिस्टामिनिक देते हैं, डाइफिनाइल हाइड्रामीन, डायमेनहाइड्रेनेट, साइक्लोजीन या मैक्साइक्लोजीन, जिनको हम ब्लॉकर्स के साथ देंगे। ये यूज़फुल है मोशन सिकनेस में। और ये क्वेश्चन आया था एक दफ़ा मेरे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का कि ड्रग्स लिखें जिन्हें हम मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सो आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके साथ कहता है इंसोम्निया के लिए भी हम दे देते हैं क्योंकि डाइफेनहाइड्रामीन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेडेटिव इफेक्ट है और इसको हम इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन उन पेशेंट्स को नहीं देनी जिन्हें रातों को जागना होता है या उनकी ड्यूटी ऐसी है। फार्माकोकिनेटिक की बात करें तो ये ओरली वेल एब्जॉर्ब होती हैं, पीक सीरम लेवल इनके 1 to 2 आवर्स में आ जाते हैं, हाफ लाइफ इनकी 4 to 6 आवर है। मैक्साइक्लोजीन और जो सेकंड जनरेशन है उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, 12 से 24 घंटे। जो फर्स्ट वाली हैं वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, CNS की तरफ भी जाती हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन CNS की तरफ नहीं जाती। एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो CNS में अगर जाएंगी तो सेडेशन करती हैं, ड्रोजिनस करती हैं, क्योंकि ये अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर देती हैं तो हाइपरटेंशन करती हैं, साथ ही साथ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है। और एंटी कोलिनर्जिक, क्योंकि ये क्या करती हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, तो उनको ब्लॉक करने की वजह से ड्राइनेस करती हैं, सेरोटोनिन को ब्लॉक करने की वजह से एपेटाइट को इंक्रीज़ कर देती हैं और एंटीकोलिनर्जिक की वजह से ही यूरिनरी रिटेंशन और ब्लड विजन वगैरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरडोज देती तो एक्यूट पॉइजनिंग में आपके पास CNS हेलुसिनेशन आ सकती हैं और अगर अनट्रीटेड रखेंगे तो कोमा और कोलैप्स भी हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डेथ भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए और ये आपको ऑलरेडी आती होगी कि जब H1 जो है वो ब्लॉक करेगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर को तो क्या होगा, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आएंगे, ड्राइनेस होगी, यूरिनरी रिटेंशन होगी, साइनस टैकीकार्डिया होगा। अल्फा को ब्लॉक करेगा तो ये बहुत डिटेल से समझाया हुआ है कि हाइपरटेंशन होगी, डिजीनेस होगी और हाइपरटेंशन की वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। सेरोटोनिन को करेगा तो एपेटाइट बढ़ेगी, H1 को करेगा तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कम होगा, सेडेशन इंक्रीज़ होगी, न्यूरोट्रांसमिशन का जो रिलीज़ है वो कम होगा, सेरोटोनिन की वजह से एपेटाइट इंक्रीज़ होगी, किडनेटिंग और साइकोमोटर परफॉर्मेंस जो है वो भी कम हो जाएगी। अब हमारे पास आ जाती हैं सेकेंड जनरेशन, ये लेस सेडेटिव होती हैं क्योंकि ये CNS को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, और पेरीफ्री में ही ये एक्ट करती हैं और पेरीफ्री में भी इनका बस यही एक्ट है कि जो H2 रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं पैराइटल सेल में और पैराइटल सेल से वो क्या करते हैं, एसिड की सिक्रीशन करते हैं। अगर हमने एंटी H2 देनी है तो ये क्या करेंगी, H2 को ब्लॉक कर देंगी और एसिड की सिक्रीशन को कम कर देंगी और एसिड की सिक्रीशन हमें कम कहाँ पे चाहिए, अल्सर्स वगैरह में चाहिए। सो इनको हम यूज़ कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर में, ड्यूडेनल अल्सर में, रिकरेंट अल्सर्स में, जर्ड में, एसिड हाइपर सिक्रीशन में, ब्लीडिंग या डायरिया में यानी GIT रिलेटेड इशूज़ में। ठीक है, इसकी ओवरडोज जो है वो हेपेटिक ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देती है। जो H3 एंटी
एंटागनिस्ट हैं वो प्री सिनेप्टिक मॉड्यूलेशन के लिए चाहिए, और एज 4 एंटागनिस्ट कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे हमें चाहिए होते हैं। वैसे ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने बात की है किसकी, सारी की सारी हिस्टामीन की बात की है। मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ अगर आपको मुश्किल लगा हो। हमने ये कहा, देख लो मेरी तबीयत ठीक नहीं है वरना मैं सारा लिख ली थी। हमने ये कहा कि जो हिस्टामीन है उसको, वो क्या है, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत सारी न्यूरोट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है। ये मैस्ट सेल में और बेसोफिल सेल के अंदर पैक पड़ा हुआ होता है। अगर ये वेजिकल के अंदर पैक ना होता तो ये इनएक्टिव हो जाता है। जब कोई भी स्टिमुलस है तो ये रिलीज़ होता है, और जब ये रिलीज़ होता है तो ये H1 के थ्रू क्या करता है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करता है, बहुत सारी परमिएबिलिटी बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और एलर्जिक रिएक्शन करता है। अगर हमें इसे ब्लॉक करना हो H1 को स्पेसिफिकली, तो H1 को ब्लॉक करने के लिए हम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ब्लॉकर दे सकते हैं। जो फर्स्ट वाली होती हैं वो CNS को क्रॉस कर जाती हैं, सेडेशन करती हैं, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट करती हैं, इसलिए हम सेकंड जनरेशन प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो भी देनी है सिर्फ ये क्या करेंगे, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी और इन्फ्लेमेशन नहीं होने देंगी। इंसोम्निया के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोशन सिकनेस के लिए, नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो वगैरह के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये H1 को ब्लॉक करती हैं बल्कि ये अल्फ़ा को ब्लॉक करके हाइपरटेंशन, ट्रैकीरिथमिया वगैरह करते हैं, बीटा को ब्लॉक करके टैकीकार्डिया करते हैं। उसके अलावा ये कोलिनर्जिक को ब्लॉक करके ड्राइनेस वगैरह कॉज करते हैं, और सेरोटोनिन को ब्लॉक करके एपेटाइट को इन्हेंस करते हैं। सो ये बात हमने पढ़ी। जो H2 ब्लॉकर हैं उन्हें हम यूज़ करेंगे और वो हमें हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में एसिड की सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक एसिड, अल्सर्स और इन सारी सिचुएशंस में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, बहुत ही आसान सा है। इसको आप लोग एक दफ़ा बुक से भी देख लेना, फिर भी कोई मसला हुआ तो मैं यहीं हूँ, मुझसे पूछ लेना जी।